Good morning students. Once again we are going to start our video series related with your syllabus. As you know that two chapters from literature and two chapters from grammar have been completed and you have given your unit test first successfully. Now we will carry on our syllabus and to continue the part we will start our literature, English literature, and today we will start the story the diamond necklace. This is the third story of your syllabus. Students, as the story the diamond necklace is a very meaningful story, very interesting story that gives a moral to all of you. So before going through the story, you have to look at a glance the difficult word of the part today, which we are going to read. Affluent means prosperous, affluent, sampan, prosper, and eventually, by chance, sanyogash, sought, search for, talashna, mumbling, to speak indistinctly. Mumbling means ऐसे लिप्स को इस तरह से बोलना, ऐसे मूव करना जिससे आपने क्या बोला, क्या अटर किया वो क्लियर ना हो, मतलब लिप्स मूवमेंट दिखें बट ये क्लियर ना हो कि आपने क्या कहा. एक्साइटेड, क्यूरियस, उत्सुकता से भरा हुआ. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी. एंड द स्टोरी is related with a woman who is very beautiful, very pretty, but as far as she is very over ambitious, and how his over ambitiousness punish her, that has been described in the story. Okay? स्टोरी एक रिलेटेड एक वुमेन से जो बहुत ही प्रेटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और मिडिल क्लास को बिलोंग करती है. ठीक है, तो मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो अगर अपने पांव ज़मीन पर नहीं ले रख के चलते और वो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो उनकी रीच से बियॉन्ड है, जो उनकी पहुंच से परे है, तो किस तरह से उन्हें अपनी लाइफ में क्रिटिकल मोमेंट्स, किस तरह से उनको सिचुएशन को डील करना पड़ता है, कैसे वो क्राइसिस में आ जाते हैं, ये स्टोरी आपको एक्सप्रेस करती है. ठीक है, सो द मेन फिगर, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज अ ब्यूटीफुल लेडी whose name is Madam Joyce Ramponneau. Okay, let us start over the story. She was one of those pretty and charming young ladies who sometimes are born as if by a slip of fate into a family of friends. वह उन सुंदर और आकर्षक युवा स्त्रियों में से, औरतों में से एक थी, मतलब यंग लेडी में से एक यंग लेडी थी जो दुर्भाग्य से, बाय स्लिप ऑफ फेट, मतलब भाग्य का स्लिप कह लीजिए या दौर कह लीजिए, बाय चांस, बाय लक जो है वो अनफॉर्चुनेटली, यानी उसका दुर्भाग्य था कि वो बहुत एम्बिशियस थी, बट उसका जन्म इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क. क्लर्क यानी एक साधारण औसत दर्जे जीवन वाले लिपिक परिवार में, क्लर्क की फैमिली में हुआ था. शी हैड नो डाउरी, नो एक्सपेक्टेशंस, नो वे ऑफ बीइंग नोन. उसके पास डाउरी नहीं थी, मतलब दिया हुआ पेरेंटल गिफ्ट नहीं था, दहेज नहीं था. नो एक्सपेक्टेशंस, उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई. नो एक्सपेक्टेशंस, उसकी कोई बहुत आशाएं, एक्सपेक्टेशंस, होप, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, होप्स, उसकी कोई आशाएं नहीं थी बहुत बड़ी. नो वे ऑफ बीइंग नोन, उसके पास ऐसा भी कुछ स्टेटस सिंबल नहीं था जिससे समाज उसको पहचाने, जाने, अंडरस्टूड, उसको समझा जाए, लव, उसको प्यार किया जाए. मैरिड बाय एनी रिच एंड डिस्टिंग्विश मैन, जिसके दम पे उसकी किसी एक धनी व्यक्ति से और एक डिस्टिंग्विश्ड, माने जिस समाज में जिसकी एक अलग पहचान, एक डिफरेंट, एक यूनिक पर्सन जो है उससे उसकी शादी हुई. ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वो एक साधारण औसत परिवार में, एक लिपिक परिवार में जन्मी थी और सुंदरता के अलावा उसके पास ऐसा अलग से कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से कोई धनी व्यक्ति उससे शादी करे. सो शी लेट हरसेल्फ टू मैरी टू अ लिटिल क्लर्क ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. क्योंकि ये बैकग्राउंड होने की वजह से
उसकी शादी एक साधारण क्लर्क से हुई जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एक सरकारी विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जन निर्देश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के एक लिपिक एक क्लर्क के साथ उसकी शादी हो गई। शी हैड नो गाउन, नो ज्वेल्स, नथिंग। उसके पास बहुत कीमती ड्रेसेस नहीं थी, गाउन्स नहीं थे, हीरे जवाहरात ज्वेलरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव नथिंग बट दैट, और उसको इन चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ से स्नेह नहीं था। मतलब उसके दिल में स्टेटस सिंबल की सारी चीज़ें जो है वो रखती थी अपने दिल में कि उसे ये सारी चीज़ें चाहिए थी, और यही चीज़ें उसके जीवन में नहीं थी। शी फेल्ट मेड फॉर दैट, उसको ऐसा लगता था कि वो इतनी सुंदर इसीलिए है कि गॉड ने उन चीज़ों को उसे देने के लिए बनाया है, बट बाई अनफॉर्चुनेटली उसको वो चीज़ें नहीं मिली। मतलब being a beautiful lady, she should possess all these things, है ना। She was beautiful, so she should have beautiful dresses, gowns, jewelries, and high status symbol, family, all these things. But unfortunately, she did not possess all these things. उसके पास ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी। She felt made for it. She would have liked so much to please, to be envious of, to be charming, to be sought after. उसकी तमन्ना थी, उसकी डिजायर थी कि उसके पास कुछ ऐसा होता, would have like, कि उसको पसंद किया जाता, लोग उसको, वो लोगों को प्लीज कर पाती, अट्रैक्ट कर पाती। टू बी एनिमस माने होता है जेलस, ईर्ष्या, एनिमस जेलस, ऐसा कुछ स्टेटस सिंबल्स होते हैं जिससे लोग उससे ईर्ष्या करते। टू बी चार्मिंग, वो आकर्षित, और मतलब लोग उसके प्रति आकर्षित होते। टू बी सॉट आफ्टर, और उसकी तलाश करते कि भाई वो कहाँ है, ठीक है। मैम, उनका क्या नाम था, मैडम जॉर्जेस रॉम्पेन्यू, तो मैम जॉर्ज रॉम्पेन्यू कहाँ है, उनको तलाश करते और उनको ढूंढते। ऐसा कुछ स्टेटस सिंबल उसके पास नहीं था। शी हैड अ फ्रेंड, उसके एक फ्रेंड थी, अ फॉर्मर क्लास स्कूल में एट द कॉन्वेंट, बहुत पुरानी ओल्ड फ्रेंड थी। जब वो अपनी कॉन्वेंट मैंने अपनी स्कूलिंग कर रही थी, जब उसका स्कूलिंग पीरियड था, तो उसकी एक क्लासमेट थी और आज भी वो उसकी फ्रेंड बनी हुई थी। फॉर्मर मतलब होता है पहले वाली, पूर्व की फॉर्मर, ठीक है। तो उसके पहले जब वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी उस समय की उसकी एक स्कूल मेट थी, स्कूल की सहेली थी, हु वॉज रिच, जो बालक बहुत रिच थी, एंड whom she did not like to go to see anymore, लेकिन वो उसको और ज़्यादा देखना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके उसमें ईर्ष्या थी, उसके जेलसी थी कि वो उसकी फ्रेंड होने के बावजूद उसके पास वो सारी चीज़ें थी जिनकी इच्छा जो है वो स्वयं रखती थी। बिकॉज शी फेल्ट सो सैड व्हेन शी केम होम, और इसलिए भी उसको पसंद नहीं करती थी कि जब वो उसकी फ्रेंड उसके घर मिलने आती थी तो उसके स्टेटस सिंबल की वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करती थी। तो दिस वॉज द रीज़न, दैट्स वाई शी डिड नॉट लाइक हर स्कूल फ्रेंड, फॉर्मर स्कूल फ्रेंड। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न लुकिंग एक्साइटेड, एक शाम जब उसका हस्बैंड ऑफिस से घर आता है तो बड़ा ही एक्साइटेड होता है, बहुत ही उत्सुक होता है, बहुत खुश होता है। ही वॉज होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बड़ा सा लार्ज एनवेलप मैंने लिफाफा, एक एनवेलप, बड़ा सा एनवेलप उसके हाथ में होता है। देयर शी शेड ही, देयर इज समथिंग फॉर यू, और वो अपनी वाइफ यानी मैम जॉर्ज रॉम्पेन्यू को इंगित करते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे हाथ में कुछ है, देयर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ है। शी टोर द पेपर क्विकली एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड, बड़ी जल्दी से उसने टोर माने फाड़ डाला, टीयर ऑफ टोर द पेपर, उसने एनवेलप को का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको टोर ऑफ किया, एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड, और उसमें से एक प्रिंटेड यानी छपा हुआ इन्विटेशन कार्ड जो है वो बाहर निकाला, विच बोर्ड दीज वर्ड्स, और उस प्रिंटेड कार्ड पे ये लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हैड मैडम जॉर्जेस रॉम्पेन्यू रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ मंसर एंड मैडम लॉरेंस कंपनी एट द पैलेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन मंडे इवनिंग जनवरी 18। उसमें लिखा था कि 18 जनवरी मंडे शाम को जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री है वहाँ के पैलेस माने महल में एक
श्री मंचन मने होता सर, श्रीमान, सम्मानित श्रीमान एंड श्रीमती लेरिल्स के ऑनर में एक पार्टी रखी गई है और उस पार्टी में इस पेयर को यानी जो ब्यूटीफुल लेडी और उसके हस्बैंड को जो है क्लर्क थे उन दोनों को इनवाइट किया गया था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड आई हर हस्बैंड हैड, लेकिन उस ब्यूटीफुल लेडी ने जैसे ही उस प्रिंटेड कार्ड पे वो ब्यूटीफुल इंस्क्रिप्शन पढ़ा, जो लिखा हुआ था, जो इन्विटेशन था वो पढ़ा, तो खुश होने की बजाय ना बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड में हैप्पी, प्रसन्न, खुश होने की बजाय वो जैसा कि उसके हस्बैंड ने होप किया था, हर हस्बैंड हैड होप, उसके हस्बैंड ने ये उम्मीद की थी कि जब वो इन्विटेशन वाला कार्ड अपनी वाइफ के हैंड में रखेगा तो वो दैट विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, वो जॉय से और हैप्पीनेस से भर जाएगी कि उसे इतने बड़े पैलेस महल में एक इन्विटेशन मिला है, जाने का अवसर मिला है। शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल मम्बलिंग, लेकिन मम्बलिंग फुसफुसाते हुए, और धीमे से मतलब जो वर्ड्स उसके माउथ से निकले, जो उसके लिप मूवमेंट्स थे वो क्लियर नहीं थे उसने क्या कहा, बट शी सेड समथिंग दैट वाज फुल ऑफ एंगर, इरिटेटेड, जो इरिटेशन से भरा हुआ, एंगर से भरे हुए कुछ वर्ड्स थे, डिसअपॉइंटमेंट उसकी शो कर रहे थे, और ऐसे फुसफुसाते मरमर करते हुए उसने वो एनवलप जो है वो टेबल पे फेंक दिया। व्हाट डू यू विश मी टू डू विद दैट, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं इस इन्विटेशन से, इस इन्विटेशन कार्ड का मैं क्या करूँ? तो बजाय खुश होने के उसने अपना एंगर शो किया, अपना इरिटेशन शो किया, और इस तरह से कार्ड फेंका कि जैसे उस इन्विटेशन से उसको कोई खुशी नहीं हुई। उसके हस्बैंड को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने ये उम्मीद की थी कि जब उसकी वाइफ इतने प्रीशियस, इतने कॉस्टली उसमें माहौल में, इतने स्टेटस सिंबल्स वाले एटमॉस्फेयर में जाने की बात सुनेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। Why my dear, I thought you would be glad. क्यों, क्या हुआ? तो अपनी वाइफ को डियर कह के एड्रेस करता है और कहता है कि क्या हुआ? I thought you would be glad. मैंने तो सोचा था कि you would be glad, तुम खुश होगी। You never go out. क्यों खुश होगी? क्योंकि तुम्हें कभी बाहर जाने का अवसर नहीं मिलता। And this is such a fine opportunity. ये एक बहुत ही फाइन, बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है, मौका है, अवसर है तुम्हारे उस स्वप्न को पूरा करने का, ड्रीम को, कि तुम भी स्टेटस सिंबल वालों के लोगों के बीच में एक अच्छी पार्टी एंजॉय करो। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड ग्लैंस, इरिटेटेड माने फुल ऑफ एंगर, बहुत ही गुस्से से भरे हुए दृष्टि, ग्लैंस माने नजर, उसने अपने हस्बैंड की ओर डाली। एंड शेड इम्पेशेंटली, और बड़े ही अधीरतापूर्वक, मैंने विदाउट पेशेंस, इम्पेशेंटली विदाउट पेशेंस उसने अपने हस्बैंड से कहा, एंड व्हाट डू यू विश मी टू पुट ऑन माई बैग, और तुमको क्या लगता है कि उस स्टेटस सिंबल वाली जगह पर जाने के लिए मैं क्या ड्रेस चूज कर सकती हूँ, मैं क्या अपने उस पर पहन सकती हूँ? ये तुमने नहीं सोचा। मतलब अभी उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसको जो चीज़ें चाहिए वो उसके पास नहीं थी, तो इसलिए वो उस अपॉर्चुनिटी से हैप्पी नहीं हुई, खुश नहीं हुई कि उसे एक अच्छी बड़ी ग्रैंड पार्टी एंजॉय करने को मिलेगी। बट वो इस बात से इरिटेटेड हो गई, बहुत चिड़चिड़ी हो गई, गुस्सा हो गई कि उसको उस स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने वाली चीज़ को कैसे मैनेज करना होगा। He had not thought of that and stammered. उसने सोचा भी नहीं और गुस्से से बड़बड़ाया। उसके हस्बैंड ने उसको कंसोल करते हुए स्टैमर्ड माने बुदबुदाया और कहा, Why the gown you go to the theatre in? It looks very well to me. अच्छा, वो गाउन जिसको पहन के तुम मेरे साथ थिएटर गई थी वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत डिसेंट लुक देता है, तुम उसको वियर कर सकती हो, उसको पहन सकती हो। तो इस तरह से उसने उसको कंसोल करने की कोशिश की। ओके स्टूडेंट, आई थिंक that is enough for today. The story, the diamond necklace, is very beautiful, very charming and very moralful story. We will continue the story in our next audio. Till then, have a nice day. Myself, Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Group of Institution. साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज इस क्लास में
चैप्टर पढ़ेंगे धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो धातु किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें जानने की ये जरूरत है कि धातु किसे कहते हैं। तो धातुएं वे हैं जिनमें इनकी एक अवस्था होती है, ये सख्त होते हैं और इनमें एक निश्चित घनत्व होता है। शक्ति के रूप में भी ये काफी अच्छे होते हैं, इनमें आप खुद की एक चमक होती है, तो ये इनकी विशेषता है। तो सबसे पहले धातुएं हमको प्राप्त कहाँ से होती हैं, तो धातुओं के प्राप्त स्थान, धातुओं के प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान। धातुएं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो धातुएं मुख्यतया हमको भूगर्भ से प्राप्त होती है। भूगर्भ में पृथ्वी के भूगर्भ में पाई जाती है। ये पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम धातु पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है लोहा। यानी एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर लोहा पाया जाता है। अब ये पृथ्वी के गर्भ में बहुत, चूंकि पृथ्वी का गर्भ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये वहां पर घुलनशील अवस्था में पाई जाती है या लिक्विड के रूप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तथा कुछ धातुएं समुद्रों और महासागरों में भी पाई जाती हैं। प्रत्येक धातुएं संयोग अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड में NaCl, सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु पाई जाती है, और एल्यूमिनियम फिक्करी कहते हैं या Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है। Al2O3 के रूप में एल्यूमिनियम पाया जाता है, सोडियम NaCl के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, और NaCl सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड यानी नमक, सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु निकाली जाती है, यह मिलती है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है और सोडियम भी पाई जाती है, लेकिन लोहा दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली धातु है। धातुएं जल से प्रभावित नहीं होती हैं तथा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, नंबर 1, कुछ धातुएं ऐसी हैं होती हैं जो जल के प्रभाव से बाहर होती हैं, जो जल के प्रभाव से अलग होती हैं, जैसे सोना, सोने का सिंबल है AU, शायद समझ गया। सोना एक ऐसी धातु है जो जल के प्रभाव से दूर रहती है, जल का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे आयरन है, प्रभाव का मतलब है जैसे आयरन लोहा है, लोहा जल के संपर्क में आने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और उसका संचारण हो जाता है, लेकिन सोना जल के प्रभाव से दूर रहता है। इसी प्रकार से चांदी यानी Ag, इसका भी जल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, या जल का इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये
संचारित नहीं होते हैं। और अब नंबर 2, अधिकतर धातुएं पृथ्वी के गर्भ में खनिजों के रूप में पाई जाती हैं। चट्टानों के आक्रमिक घटक होते हैं जो पृथ्वी के गर्भ में बनते हैं, उनसे ही हमें धातुएं मिलती हैं। अब धातुओं की विशेषताएं, धातुओं के विशेष गुण। धातुओं के विशेष गुण या धातुओं के गुण, केवल धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण कुछ निम्न प्रकार से हैं, जैसे नंबर 1 अवस्था। नंबर 1 अवस्था। धातुएं कमरे के तापमान पर सामान्यतया ठोस होती हैं, लेकिन कुछ जैसे पारा है, गैलियम है, 2 धातुएं पारा और गैलियम कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। वैसे मोस्टली यानी मुख्यतया सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन 2-3 धातुएं कुछ ऐसी हैं जैसे पारा, गैलियम, पारा और गैलियम, ये 2 धातुएं ऐसी हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इसी प्रकार सख्त। नंबर 2 कठोरता। कठोरता। धातुएं मोस्टली कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कोमल भी होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। यानी सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सभी धातुएं मुख्यतया कठोर होती हैं। इसी तरीके से घनत्व। नंबर 3 घनत्व। सभी धातुओं का मुख्यतया घनत्व उच्च घनत्व होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। और पोटेशियम, सभी धातुओं का घनत्व अधिक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम केवल 2 ही धातुएं ऐसी समझ में आ रही हैं जो जिनका घनत्व कम होता है। नंबर 4 चमक। चमक। धातुओं में अपनी एक विशेष चमक होती है, जिसके कारण उनको अलग से पहचाना जा सकता है। इसी तरीके से पिघलने व उबलने का बिंदु। नंबर 5 पिघलने व उबलने का बिंदु। उबलने का बिंदु। धातुओं में पिघलने व उबलने का उच्च बिंदु होता है। सोडियम और पोटेशियम तथा गैलियम 3 धातुएं, सोडियम, पोटेशियम एवं गैलियम में उबलने का निम्न बिंदु होता है। इनमें निम्न बिंदु होता है और मोस्टली पिघलने व उबलने का धातुओं का उच्च बिंदु होता है। तन्यता। नंबर 6 तन्यता। धातुओं में तन्यता का गुण भी विशेष रूप में पाया जाता है। तो तन्यता का मतलब है कि इनको पीट करके चपटा या पतला चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से धातु के बारे में भी हो गया और धातुओं की विशेषताएं भी हो गई। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Hello class, welcome to Shivaji Park Institutions online classes. Students, how are you? All of you are well and also healthy. आज मैं आपको
संरचना क्या थी, नीतियां क्या थी ब्रिटिश शासन में। माने ब्रिटिश शासन का प्रभाव जो था उसकी प्रशासनिक संरचना और नीतियां भारत में क्या थी। इससे पहले मैंने आपको बताया कि भारत में विदेशी यात्रियों के हिसाब से सबसे पहले पुर्तगाल, डचेस, फ्रांसीसी माने कई ऐसे विदेशी यात्री थे जो भारत आए। उनका भारत आने का जो भारत आया उनका भारत आने का जो रीजन था वो केवल भारत के साथ व्यापार करना था। व्यापार के माध्यम से धन कमाने के बाद अपने स्वदेश वापस पहुंच जाना था। परंतु ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उनका भारत आने का जो रीजन था वो केवल व्यापार करना नहीं था। उनका धन लोलुपता नहीं थी कि केवल पैसे यानी धन का लालच नहीं था। जैसे ही वो भारत में आए तो भारत में आने पर उन्होंने यहाँ धीरे धीरे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था यानी प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत जुड़ते गए और उन्होंने किन किन नीतियों से भारत में अपना शासन किया। तो ब्रिटिशर्स जो थे यानी ब्रिटिशर्स को संपूर्ण भारत पर अधिकार बनाने के लिए 100 साल से भी कम समय लगा था। यानी ब्रिटिशर्स जो थे वो पूरे भारत पर यानी पूरे भारत पर उनका अधिकार पूरे भारत पर अधिकार करने के लिए उन्हें 100 साल से भी कम का समय लगा। माने 100 साल से कम टाइम पीरियड में भी वह क्या थे बड़े भारत पर अधिकार कर चुके थे। कंपनी के अफसर बड़े कंपनी बड़े सबसे पहले क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से शासन में थी। तो कंपनी के अफसरों द्वारा कुशासन बड़े कंपनी के जो अफसर थे यानी कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे शासन की जगह यानी शासन न करने की जगह पर वो क्या करते थे कुशासन माने उनका जो शासन था वो ठीक प्रकार से नहीं था। यानी कंपनी के व्यापारिक अफसर बड़े कंपनी के जो भी व्यापारिक अफसर थे यानी जल्दी ही ब्रिटिश प्रशासन के अफसर बढ़ गए। माने उन्हें बिना कोई टाइम लगाए जो भी कंपनी के ऑफिसर्स थे वह बहुत जल्दी प्रशासनिक यानी प्रशासन के ऑफिसर्स भारत में बन गए थे तथा प्रारंभ में उनका काम केवल एकत्रित करना था। माने स्टार्टिंग में जो थी तो वो केवल क्या करते थे प्रशासनिक संरचना में प्रशासनिक काम करने के लिए केवल तब एकत्र करते थे तथा कुछ का प्रशासनिक कार्य करना था। माने केवल कुछ जो अफसर थे उनको केवल कार्य करना था तथा कुछ जो अफसर थे वो प्रशासनिक काम में लगाए गए थे। अफसरों ने अपने काम में गड़बड़ी कर दी। बड़े अफसर जो भी ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे यानी मन लगाकर काम ना करने से मन लगाकर काम करते थे और अपने कामों में गड़बड़ी करना स्टार्ट करनी शुरू कर दिया था। काम में माने प्रशासनिक काम माने प्रशासन धीरे धीरे हो गया था गड़बड़ी करने लगे थे। माने वो भारतीयों की जगह ब्रिटिशर्स कर्मचारियों की करते थे माने पक्षधारी करते थे। वे भारतीय शासन के तरीकों तथा परेशानियों की अवहेलना करते थे। माने जिस तरीके से भारत में काम हो रहा था या जिस तरीके से यहाँ पर तथा उनकी जो भी परेशानियां थी वह किसी भी तरह से उनको नहीं सुनते थे यानी उनकी अवहेलना करते थे। माने ये पता चलता है कि वे क्या थे धन के लालची थे इसलिए वह कई ऐसे काम करते थे जिससे ज्यादा से ज्यादा उनका प्रॉफिट हो यानी ज्यादा से ज्यादा उनकी अर्निंग हो। धीरे से क्या हुआ नागरिकों की नौकरी करने वाले संगठन नागरिक माने जो भी हमारे यहाँ के नागरिक थे जो भी हमारे भारतीय थे उन नागरिकों की नौकरी करने वाले संगठन में तो सबसे पहले सिविल सेवाओं ब्रिटिश शासन का स्टील फ्रेम थी। माने जो सिविल सेवाएं थी माने क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि जो सिविल सेवाएं हैं वो क्या है माने स्टील फ्रेम है। माने अगर उन पर उनका अधिकार हो जाएगा तो वो पूरी तरह से भारत पर काबिज हो जाएंगे। तो सिविल सेवाएं जो थी वो ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से एक निशाना थी इसलिए इसे ब्रिटिश शासन का स्टील फ्रेम कहा जाता है। कंपनी के अफसरों द्वारा यानी कंपनी के जो भी अफसर थे उनके द्वारा कार्य करना उनके द्वारा जो भी लोग कार्य करते थे उनकी घृणित असफलता के कारण क्योंकि उनके द्वारा धोखेबाजी की जाती थी तथा किसी भी काम को बलपूर्वक कराया जाता था। बलपूर्वक मतलब फोर्सली माने भारतीय लोगों से
धोखेबाजी मैंने उनके साथ धोखेबाजी की जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो भारतीय थे मोस्टली क्या थे, अनपढ़ थे, बड़े अशिक्षित थे। अशिक्षित होने के कारण उनके अंदर बहुत सारी जानकारी नहीं होती थी, इसलिए उनसे धोखेबाजी तथा उनसे बलपूर्वक काम भी कराए जाते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई सुधारात्मक तरीके अपनाए। माने वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किए, कई सुधारात्मक तरीके अपनाए थे, लेकिन वह कार्ल वॉलिस था जिसने वास्तव में भारत में ब्रिटिश सिविल सेवाओं की खोजकर्ता माना जाता है। माने कार्ल वॉलिस को भारत में वास्तव में सिविल सेवाओं का खोजकर्ता मानते हैं, क्योंकि उसने भारतीयों के लिए भी सिविल सेवाओं में कई तरीके दिए थे। मैंने आपको बताया कि लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी वॉरेन हेस्टिंग्स और कार्ल वॉलिस के समय पर क्या था कि समय के साथ साथ माने टाइम के बदलने के अनुसार, माने जैसे जैसे समय बदलता गया यानी समय के साथ साथ सिविल सर्विसेज में कार्य करने वाले संसार में सबसे अधिक वेतन वाले नागरिक बन गए। माने जो भी सिविल सर्विसेज में काम करते थे उन्हें पूरे विश्व यानी विश्व में सबसे ज्यादा वेतन सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट को मिलता था। प्रभावशाली पद माने जो भी हमारे प्रभावशाली पद होते थे तथा उच्च वेतन यानी जो भी हमारा उच्च वेतन होता था, जो कि सिविल सर्विसेज के लोगों को दिया जाता था। माने जो भी हमारे सिविल सर्विसेज के लोग थे उन्हें उच्च वेतन दिया जाता था और इसके लिए ब्रिटिश पदाधिकारी माने जो भी हमारे ब्रिटिश पदाधिकारी थे के परिवारों को ही युवा व्यक्तियों के परिवारों के ही युवा परिवारों के व्यक्तियों को चुना जाता था। माने जो भी युवा परिवार से होते थे या युवा परिवार के व्यक्तियों के लोगों को ही चुना जाता था। लंबे समय तक सिविल सर्विसेज में केवल उन्हीं को पद दिया जाता था, यानी जो भी सिविल सर्विसेज में काम करते थे उन्हें एक लॉन्ग पीरियड यानी लंबे समय तक उन व्यक्तियों को ये पोस्ट यानी पद दिया जाता था जिन्हें कंपनी के निर्देशक चुनते थे। माने जो भी कंपनी का निर्देशक होता था, सिविल सर्विसेज में काम करने वाले उन लोगों को लंबे समय तक के लिए चुना जाता था जिन्हें कंपनी के निर्देशक चुनते थे। इनके द्वारा केवल भारत में प्रभावशाली यानी जो भी हमारे प्रभावशाली परिवार के व्यक्ति थे, यानी केवल सिविल सर्विसेज में भारतीय उन व्यक्तियों को ही नौकरी मिलती थी जो प्रभावशाली परिवार से होते थे। नौकरी में नामांकन करने की यह क्रिया 1853 तक चली। माने नौकरी में क्या था, नामांकन माने एनरोलमेंट होने लगा था और यह क्रिया जो थी वो 1853 तक चली। ये माना जाता है कि भारतीयों को सिविल सर्विसेज में भाग लेने की कोई अनुमति नहीं थी। इसके कारण 1793 में एक नियम बनाया गया था कि जो भी भारतीय है उन्हें केवल माने उनके पद के लिए 500 रुपए यानी 500 रुपए से अधिक कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह इससे अधिक के योग्य नहीं है। ये भी माना जाता है कि उनकी यानी इंजीनियरिंग तथा अन्य सिविल सर्विसेज के लिए यानी करने के लिए भारतीयों पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। इस प्रकार हम आपसे कह सकते हैं कि जो भी हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था, तो कंपनी के शासन का जब हम वर्णन करते हैं तो कंपनी का जो शासन था वो भारतीयों के लिए शासन में नहीं बल्कि एक कुशासन के रूप में परिवर्तित हो गया था। स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको ब्रिटिश शासन का प्रभाव जो भारतीयों पर था वो आपको पढ़ाया। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर को आगे पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।
मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों को संस्कृत सुगंधा पाठ से संस्कृत सुगंधा पुस्तक के तीसरे पाठ से स्टार्ट करें। इसका शीर्षक है सिंहानुचराणाम कथा। शीर्षक को समझिए पहले। इसका विच्छेद है बच्चों, यहाँ पर संधि है, दो शब्द जुड़े हुए हैं। सिंहानुचराणाम, जिसका विच्छेद होगा सिंह प्लस अनुचराणाम। आपको पता है कि संस्कृत में जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़े होते हैं तो हम कहते हैं इन शब्दों में संधि है। संधि का शाब्दिक अर्थ ही होता है जोड़। तो यहाँ पर भी बच्चों सिंहानुचराणाम में दो शब्द जुड़े हुए हैं। कौन से दो शब्द हैं? सिंह और अनुचराणाम। जब आप इन शब्दों को अलग करेंगे, जहां भी संधि होगी उन शब्दों का जब विच्छेद करेंगे, यानी जब उन शब्दों को अलग अलग करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि शब्द में और कितने शब्द जुड़े हुए हैं। और जब वो शब्द अलग अलग कर दोगे तो आपको उनका अर्थ आसानी से समझ में आएगा। जैसे अभी आपने सिंहानुचराणाम शब्द का विच्छेद किया, तो सिंह प्लस अनुचराणाम कौन सी संधि है ये भी हम आपको बता दें। इसमें दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में दोनों पदों में समान स्वर होते हैं। देखो, सिंह में आ निकलेगा, आ के सामने आ समान स्वर हो गए, तो यहाँ पर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दोनों पदों में समान स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सिंह भी से और अनुचर का मतलब होता है सेवक। तो सिंहानुचराणाम शीर्षक का जो अर्थ है वो क्या हुआ? शेर के सेवकों की कथा, कथा या कहानी, ये शीर्षक का अर्थ हुआ। शेर के सेवकों की कहानी। तो आपको शीर्षक अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? अब शीर्षक मात्र से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें जो कहानी है उसमें शेर होगा और शेर के सेवक होंगे जिनके बारे में ये कहानी बताई जा रही है। तो ये क्लियर हो गया, सिंहानुचराणाम कथा शीर्षक। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी किसी पाठ का अर्थ पढ़ना शुरू करें या लिखना शुरू करें तो सबसे पहले शब्दार्थ जरूर याद करें। बच्चों, आपकी बुक में देखिए लेसन का जो गद्यांश दिया हुआ है या पंक्तियां दी हुई है संस्कृत की, उनके बाद ये एक्सरसाइज जैसे स्टार्ट होती है वहां शब्दार्थ भी लिखा हुआ है। तो आप अपनी बुक से शब्दार्थ हर हाल में सबसे पहले शब्दार्थ ही याद करें, जिससे आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझने में आसानी होगी। तो आप शब्दार्थ याद कर लें। उसके बाद अर्थ जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये गद्यांश है, कस्मिंश्चित् स्थापिता। ठीक है, मैंने यहाँ संदर्भ स्टार्टिंग में लिख दिया है, संकेत के बाद संदर्भ लिखते हैं। क्योंकि ये मैंने कॉमन आपको बता दिया कि आपको संदर्भ लिखना है, वो भी बस एक बार। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखना है? देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुगंधा के सिंहानुचराणाम कथा नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, यानी आपको अपनी पुस्तक का नाम बताना है और पाठ का नाम बताना है। इस तरह से ये संदर्भ हो गया। और फिर देखिए संकेत, यानी संकेत का मतलब होता है कि हम कहां से कहां तक का अर्थ लिख रहे हैं। तो देखिए ये फर्स्ट वर्ड है और ये लास्ट वर्ड है, मैंने संकेत डाला। ठीक है, कस्मिंश्चित् डैश 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 स्थापिता। तो संकेत से स्पष्ट हो गया कि आप इन पंक्तियों का अर्थ लिखने जा रहे हैं। तो आप देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहला पैसेज जो है या पहला गद्यांश, कस्मिंश्चित् वनोद्देशे मदोत्कटः नाम सिंहा वसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी, वनोद्देशे
यहाँ भी संधि है सेवकाश्रया। बच्चों यहाँ ये विसर्ग संधि है, इसका विच्छेद देखें, सेवका प्लस त्रया। ठीक है, विसर्ग संधि इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, आप नहीं समझ पाएंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। विसर्ग को सा होता है विसर्जनीय से सा सूत्र से, फिर सा को रा हो जाता है सा सदुसुरु सूत्र से, इस तरह से रा को विसर्ग होता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, जैसे जैसे हम सूत्र लगाते जाते हैं वैसे वैसे चेंज आते जाते हैं, लेकिन आप इतना समझिए कि ये सेवका धन त्रया ये विसर्ग संधि। क्लियर? इसमें विसर्ग को सा हो जाता है, इसीलिए जो ये सा है ना, ये विसर्ग को सा हुआ है। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो सेवका होगा। क्लियर? तो सेवका त्रया यानी 3 सेवक। काको मीन्स कौवा, व्याघ्रो मीन्स बाघ या चीता, जम्बूकश मीन्स सियार या गीदड़, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके 3 सेवक थे, कौवा, चीता और सियार। क्लियर? आगे देखें, अर्थ मीन्स होता है इसके पश्चात। सह भ्रमद भी सार्थात भ्रष्टा। इसके बाद या इसके पश्चात तह मीन्स उन्होंने, भ्रमद भी घूमते हुए, सार्थात मीन्स होता है समूह से, भ्रष्टा मीन्स अलग हुए, यानी जो अपने समूह से बिछड़ गया हो, अलग हुए। कश्चित् उष्ट्रो दृष्टा, किसी ऊंट को देखा। ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने घूमते हुए, सार्थात भ्रष्टा समूह से अलग हुए, किसी ऊंट को देखा। सह पृच्छत उन्होंने पूछा, कुतो भवान आगता। यहाँ भी संधि है, जब तक आप विक्षेप नहीं करेंगे अर्थ नहीं स्पष्ट होगा। यहाँ भी संधि देखें, भवान प्लस आगता, भवान प्लस आगता। भवान मीन्स आप, कुतो आगता मीन्स कहां से, कुतो मीन्स कहां से, आप कहां से आए हैं। उष्ट्रातान दृष्ट्वा, ऊंट ने उन्हें देखकर, आत्म वृत्तांतम अकथयत, ऊंट ने उन्हें देखकर अपना वृत्तांत यानी अपना समाचार, अकथयत मीन्स कहा, ऊंट ने उन्हें देखकर अपना समाचार